सबको? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में जो डिस्कशन हमने करी थी उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन रही हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर मैं वो इन MCQs के हवाले से बात कर लेती हूँ जो मैंने आप लोगों को कहा था सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को याद होगा और आप लोगों ने किया होगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, विच इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अंदर हमने कहा था कि हम इकोनॉमिक्स का बेसिक आइडिया जो है उसके हवाले से बात करेंगे कि डेफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जो है वो हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो किस हवाले से जो है वो बात कर रहा होता है। तो हम थोड़ा सा नेचर के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की स्कोप के हवाले से बात करेंगे। तो डेफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले हमने जिनकी डेफिनीशन डिस्कस करी थी उनको हम कह रहे थे एडम स्मिथ। ही इज़ फादर एंड फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है। फिर हम इनको क्लासिकल स्कूल का भी फाउंडर कहते हैं। जो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल थॉट्स थे जिनको हमने क्लासिकल स्कूल का नाम दिया था, ये उसके भी फाउंडर थे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जो कि 1776 में लिखी थी और ये बुक इनकी वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से फेमस है। स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ और साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। और इस बात को समझाने के लिए, अपने इस पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए जो है इन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में कहा था कि हम इकोनॉमिक्स को 4 पिलर्स पे बेस करते हैं। नंबर 1 पिलर था आपका प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। और यहाँ पे हमने बात करी थी कल की क्लास में कि वेल्थ से हमारा मतलब पैसा नहीं है। वेल्थ से यहाँ पे हमारा मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वैल्यू रखती हो। यानी हमने कहा था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, पुराने ज़माने में अगर पैसा जब नहीं हुआ करता था, मनी की एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो क्या थे? गुड्स एंड सर्विसेज थे। गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज हुआ करता था। तो एडम स्मिथ ने अपनी इस डेफिनेशन में जो वेल्थ की टर्म यूज़ करी है वो पैसे के लिए नहीं करी, वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए करी है। तो उन्होंने अपने इस पॉइंट में इस बात पे एम्फेसाइज करा था कि अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसको इन 4 पिलर्स को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और वो 4 पिलर्स में जो सबसे पहला पिलर था वो था प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। हमने कहा था कि भाई किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम कहते हैं हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना? तो जब हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ करेंगे, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। तो फिर एक्सचेंज भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना? जिससे आगे जाके अल्टीमेटली हमारे लिविंग स्टैंडर्ड पे इम्पैक्ट आएगा। थर्ड चीज़ क्या थी कि भाई किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए आपके पास इनकम होनी चाहिए। अब यहाँ पे इनकम कैसे जनरेट हो रही है? हमने कहा कि जब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए और उनको प्रोड्यूस करने में लेबर यूज़ हुए, ठीक है, लैंड यूज़ हुई, कैपिटल यूज़ हुआ, एंटरप्रेन्योर ने जो है वो अपनी सर्विसेज दी, तो इन सब को अपनी सर्विसेज के बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। लेबर को अपनी सर्विस के बदले में वेजेस मिलेंगी, लैंड ओनर ने जो अपनी लैंड दी है उसको रेंट मिलेगा, कैपिटल का रिवॉर्ड हमने कहा था इंटरेस्ट होता है, और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है ना? हमने STT की एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझा था, ठीक है? तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो कि कल की क्लास में नहीं था तो काइंडली हमारी फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड पिलर था हमारा इकोनॉमिक्स का वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे हो रही थी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुई है वेल्थ की, उस प्रोडक्शन के अंदर जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हुए हैं उनको उनकी सर्विसेज के बदले में यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट।
तो अगर आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज ही कम प्रोड्यूस होंगे तो जाहिर है एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, और जब लोग अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, कोई काम नहीं मिल पाएगा उनको, तो जाहिर है उनके पास इनकम भी जनरेट नहीं होगी, और जब इनकम जनरेट नहीं होगी तो वो कंजम्पशन भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से एडम स्मिथ ने कहा कि भाई ये 4 पिलर्स हमारी इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये 4 पिलर्स स्ट्रांग होंगे तो वो इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन हुआ क्या था एडम स्मिथ के साथ कि उनकी इस डेफिनेशन की वजह से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो कि वेल्थ फोकस्ड है, जो सिर्फ वेल्थ पे फोकस कर रहा है। अब जो हमारे पास सेकंड इकोनॉमिस्ट आए, आप कह लें कि वो बड़े तेज़ थे, वो देख चुके थे कि एडम स्मिथ के साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई अब डेफिनेशन जो है वो न्यू डेफिनेशन लेकर आओ। उन्होंने कहा भाई इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ सेंटर्ड नहीं है, वेल्थ पे फोकस नहीं है इकोनॉमिक्स का। हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ वेल्थ के बारे में नहीं पढ़ते, और मैंने कल आप लोगों को एक बात समझाई थी कि हम इकोनॉमिक्स फॉर द सेक ऑफ वेल्थ नहीं पढ़ते, हम इकोनॉमिक्स को वेल्थ के लिए नहीं पढ़ते, हम इकोनॉमिक्स को इसलिए पढ़ते हैं कि उस वेल्थ को यूज़ कैसे करना है कि अपने वेलफेयर को, अपनी वेलबींग को आप बढ़ा सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो हमने ये बात समझी थी कि बेसिकली इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका मकसद क्या होता है, इकोनॉमी को बेहतर बनाना, इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करना, लोगों की सोशल वेलफेयर, जो आपकी सोसाइटी की वेलफेयर उसको मैक्सिमाइज़ करना। तो इकोनॉमिस्ट जो आपके बनते हैं उनका मकसद ये नहीं होता कि बस वेल्थ कैसे जनरेट की जाए, उनका मकसद ये होता है कि उस वेल्थ को यूज़ कैसे किया जाए कि पूरी इकोनॉमी की वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। तो यही पॉइंट मार्शल ने अपनी इस डेफिनेशन में जो है इस पे फोकस किया था, और उसने इकोनॉमिक्स का फोकस वेल्थ से वेलफेयर पे शिफ्ट कर दिया था, ठीक है ना। नुमान आई थिंक आपकी फ़र्स्ट क्लास है, तो आप काइंडली जो है वो यूट्यूब पे फर्स्ट लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड हो चुकी है, तो उसको आप एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि मैं वैसे तो रिवाइज़ करवा रही हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, तो आप उसके लिए हमारी फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा। थर्ड इकोनॉमिस्ट हमारे पास आए थे रॉबिन्स। बेसिकली इन बिटवीन तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन ये फेमस डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स की। रॉबिन्स मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, और इनकी ये डेफिनेशन बड़ी एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कहलाई जाती है, इकोनॉमिक्स की बड़ी फेमस डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में उन्होंने ये कहा था कि भाई हम इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, और हम ह्यूमन बिहेवियर के उस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह इंसान अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है। हम जब भी कोई डिसीजन मेकिंग लेते हैं तो हमेशा क्या कर रहे थे, हम अपने जहन में एक चॉइस मेकिंग बना रहे थे कि यार अब ये टाइम है, इस टाइम में ये कर सकते हैं, लेकिन क्या काम ज़रूरी है अब ये करेंगे, इतने पैसे हैं, इन पैसों में ये किया जा सकता है। हम सारे ऑल्टरनेटिव सोचते हैं कि हमारे रिसोर्सेज के कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, फिर हम उसकी बेस्ट एलोकेशन करने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने पैसे को कहाँ लगाऊं कि ये जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, जिसको मैं कह सकूं कि भाई ये बेस्ट एलोकेशन है। तो बेसिकली रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में यही बात एक्सप्लेन करी थी कि हम इंसान के बिहेवियर को पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि किस तरीके से वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, मुझे याद आ गया नुमान, बिल्कुल आप कल फिजिकल थे क्लास में, सही हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं भाई अपनी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे। क्या बताया था मैंने, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है या आर्ट्स में आता है, दोनों में आता है। हमने कहा था मेथडोलॉजी के लिहाज से इकोनॉमिक्स बिल्कुल कैसा है, साइंस जैसा। इसमें हम बिल्कुल वही फैक्ट्स ऑब्जर्व करते हैं, उनको एनालाइज करके क्लासिफाई करके एक थ्योरी डेवलप करते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड हमने डिस्कस किया था कि भाई लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखा कि जब भी प्राइस बढ़ेगी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो मैथडोलॉजी के लिहाज से हमें इकोनॉमिक्स बिल्कुल साइंस जैसी है, और एप्लीकेशन के लिहाज से इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट्स। कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर जस्ट थ्योरीज को पढ़ते नहीं हैं, हम उनको अप्लाई भी करते हैं। इस वजह से इकोनॉमिक्स की नेचर जो है वो साइंस और आर्ट्स दोनों में फॉल करेगी। उसके बाद हमने बात करी थी कि क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो हमने कहा कि भाई पॉजिटिव साइंस हमें क्या बताती है, फैक्ट्स के बारे में बताती है, व्हाट इज़
फैक्ट्स के बारे में बात करती है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस किसके बारे में बात करती है, ओपिनियंस के बारे में बात करती है, पर्सनल ओपिनियंस, भाई व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, इलिटरेसी ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना, पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आगे से जो भी आंसर आएगा वो ओपिनियन होगा, जिससे हर कोई एग्री करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पॉजिटिव साइंस में क्योंकि फैक्ट्स होते हैं और ये ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं, इस वजह से उनसे हर कोई एग्री करता है। लेकिन जो नॉवेटिव साइंस है, क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड होती है, तो इससे हर किसी का एग्री करना ज़रूरी नहीं होता। हमने स्टेटमेंट्स देख ली थी कि भाई कोई भी स्टेटमेंट जो हमें फैक्ट बताती है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाती है, और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ओपिनियंस शो कर रही होती है किसी का, वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद ये आई थिंक लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा कल की क्लास का, जो हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारी इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं, इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेज हैं, नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, एक फर्म का या एक इंडस्ट्री का क्या बिहेवियर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक के इश्यूज़ कौन से थे, नेशनल इनकम क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। माइक्रो में क्या डिस्कस करेंगे, एक कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम को यूज़ करते हुए अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है, एक फर्म किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, किसी भी फैक्टर की जो रिवॉर्ड है वो कैसे डिसाइड हो रहा होता है। तो ये सारे जो स्मॉल लेवल पे जो एनालिसिस हैं, ये हम किस पे कर रहे होंगे, माइक्रो में कर रहे होंगे। हमने कल ये बात करी थी कल की क्लास में कि इंशाल्लाह जब हम आगे आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो मज़ीद आपको एक क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से स्मॉल लेवल पर एनालिसिस कर रही होती है। तो अब टिल नाउ हमने कहा था कि बस इतना डिफरेंस हमारे लिए क्या है, काफ़ी है। अब काइंडली मुझे बताइएगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो 15 MCQs जो मैंने आप लोगों को कहा था वो सॉल्व करे। जी शाहजेब, क्यों नहीं कर पाए? शाहजेब 15 MCQs को सच सच बताना, वो जो 15 MCQs थे उनको सॉल्व करने में कितनी देर लगती? मैं कहती हूँ अगर 10 मिनट भी लग जाते ना तो बहुत बड़ी बात थी। आपने खोला ही नहीं। एक होता है ना कि भाई चलो देखूं, तो 10 मिनट पूरे दिन में नहीं निकाल सकते आप लोग, मतलब क्लासेस के बाद 10 मिनट निकालना है खाली। ये 10 मिनट ना निकालना जो है वो इस बात को बता रहा होता है कि आपने टीचर की बात को सीरियस नहीं लिया। और मैंने कहा था आप लोगों से कि फर्स्ट डे से मुझे वो सीरियसनेस चाहिए। मैंने आप लोगों से कहा कि मैं आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ कि मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगी, सारी प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँगी, लेकिन मैं घर में आकर डंडा लेकर आपके सर पे नहीं खड़ी हो सकती। ये काम आपने क्या करना है, खुद करना है, ठीक है ना। अब जिन्होंने सॉल्व करा है वो मुझे ज़रा बताइएगा कि कोई ऐसा MCQ जिसमें आपको प्रॉब्लम आपने फेस करी हो, आपको समझ में ना आया हो, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। मैं अपने पास भी खोल लेती हूँ। हाँ जी, हानिया, हानिया नाम था आपका, हानिया बोलते होगे ना, हानिया बोलते हो, ठीक है। हानिया, कोई ऐसा MCQ जो कि समझ में ना आया हो? नॉर्मेटिव तो है, लेकिन फिजिकल साइंस में बेसिकली कोई फिजिकल साइंस कोई ऐसी साइंस होती है ना जिसमें कोई ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह से रिलेटेड जो कि फिजिकली बेस्ड हो, कोई एक्टिविटी ऐसी। तो इसमें हम इकोनॉमिक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रहे होते। तो आपने ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें दोनों चीज़ें करेक्ट हो, तो वो D ऑप्शन होगा आपका, ठीक है ना। 11 में कोई प्रॉब्लम हुई आपको इम्पैक्ट ढूंढने में,
मुश्किल तो नहीं हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स का? आपका नाम एक दफ़ा रिपीट करिएगा। मैं कल भी मैंने स्पेलिंग पूछी थी, आज फिर पूछूंगी जब तक मुझे याद। अच्छा एक काम करना, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, हानिया आप ही कर लो। एक कोई पीस ऑफ पेपर किसी के पास भी है, उसमें अपने नाम लिखकर मुझे दे दो। मेरे पास होंगे, मैं रोज़ पूछने की ना आपको जहमत दूंगी। नाम लिखे होंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये नाम इस बंदे का है, ठीक है? तो मुझे बार बार आप लोगों को जहमत नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है जी, 11 समझ में आ गया था, 12 समझ में आ गया था कि जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं वो मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक मॉडल्स जो है वो अजम्पशंस पे बड़ा बेस कर रहे होते हैं। वो इंशाल्लाह अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो जब हम मॉडल्स पे बात करेंगे, अभी चैप्टर 2 से आपके मॉडल्स आना स्टार्ट होंगे, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह, तो उसमें आप देखोगे कि हम कुछ हाइपोथेटिकल अजम्पशंस ले रहे होंगे। हाइपोथेटिकल अजम्पशन यानी हमने खुद से अज्यूम कर ली एक बात कि भाई हमने कहा कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी। अब हमारी इनकम कांस्टेंट रह सकती है क्या? हमारी इनकम तो चेंज होती है ना। तो ये जो अजम्पशन है, ये क्या अजम्पशन है? हाइपोथेटिकल अजम्पशन। तो इकोनॉमिक्स के मॉडल्स हाइपोथेटिकल अजम्पशन पे बेस करते हैं। 13 आ गया होगा आप लोगों को समझ में। 14 या 15 में कोई इशू हुआ तो मुझे बता दें। इश्यूज रिलेटेड टू वो इश्यूज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट नहीं कर रहे, दोनों में शायद यही बात करी जा रही है। फोर में तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी ये किसने लिखी थी और कब लिखी थी? वो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी गई थी। या आप स्लाइड्स को गो थ्रू करें एक दफ़ा, उसके बाद सॉल्व करें तो हो जाएगा। सही है, तो ये 15 MCQs में आई गेस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, जस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, सिंपल सी स्लाइड है। मैं आपको जस्ट ये चाह रही थी कि आप लोगों को डिफरेंस पता हो कि नीड और वांट्स में क्या डिफरेंस है। हम कहते हैं ना वांट्स आर अनलिमिटेड, तो हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है लेकिन हमारी नीड अनलिमिटेड नहीं होती। नीड हमारी कुछ फ्यू आपकी नीड्स होती हैं, जिसको आप आसान वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान हमारी क्या है? नीड्स है ना। हमें फूड, शेल्टर और वाटर, ये आपकी वाटर से ज़्यादा हम ये फूड के अंदर ही हम उसको ऐड कर सकते हैं। और आपका शेल्टर हो गया, आपका फूड हो गया, और हाँ उन्हीं चीज़ों में आ गया भाई, रोटी कपड़ा और क्लोथिंग आपकी हो गई। नीड्स हमारी लिमिटेड होती हैं, जबकि वांट्स, कोई भी चीज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो सारी वांट्स के अंदर आ जाएंगी, जिनके बगैर हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, नीड्स वो सारी चीज़ें जिनके बगैर सर्वाइवल नहीं हो सकता। वांट्स के बगैर सर्वाइवल पॉसिबल है, लेकिन आपकी ख्वाहिशात, ठीक है ना, जो भी आपको अच्छा लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे पास हो, और उन ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं होती। तो ये डिफरेंस समझ में आया। नीड्स क्या है? जिनकी कोई लिमिट है और जो कि आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। वांट्स वो चीज़ें हैं, वो ख्वाहिशात जो कि सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और ये अनलिमिटेड है। कोई भी कंफर्ट, आप चाहे मेरे घर में एसी भी हो, मेरे पास बड़ी सी गाड़ी भी हो, ये सारी चीज़ें आपकी अपनी वांट्स हैं। गाड़ी के बगैर रहा जा सकता है? बिल्कुल रहा जा सकता है। इसी के बगैर रहा जा सकता है? बिल्कुल रहा जा सकता है। ये कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं आपकी, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। बहुत सिंपल बस आपको टॉपिक स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। कह रहे हैं एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी थ्योरी, कोई भी मॉडल डिस्कस करेंगे तो हम उनमें कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे। वो जिन लोगों के बारे में हम बात करेंगे उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स या फिर इकोनॉमिक एक्टर्स और डिसीजन मेकर्स। आप इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई ड्रामा देखते हैं तो हम उनमें कुछ पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं ना, कुछ पार्टिसिपेटर्स जो पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं उस ड्रामे के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? दे आर एक्टर्स। बिल्कुल इसी तरीके से इकोनॉमिक मॉडल्स के अंदर भी वो लोग जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं किसी भी हवाले से कि मैंने अपनी इनकम कहाँ खर्च करनी है, मैंने अपने रिसोर्सेज को कहाँ लगाना है, किन चीज़ों को प्रोड्यूस करने में लगाना है, मैंने अपने फंड्स को किन सेक्टर्स पे एलोकेट करना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग जो भी लोग कर रहे होते हैं वो कौन कहलाते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स।
और हम कहते हैं कि हमारे पास कितने इकोनॉमिक एजेंट्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर? 4। कौन कौन से? नंबर 1 आपके सामने लिखे हुए हैं हाउस होल्ड्स। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स को हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आपके पास छोटी सी लिखी हुई है जिसमें आपको समझाया जा रहा है कि कंज्यूमर्स किसे कहते हैं। लेकिन अगर इस डेफिनेशन को पढ़े बगैर मैं आप लोगों से पूछूं कि कंज्यूमर्स कौन होते हैं तो क्या बताएंगे आप लोग? नाम टर्म से ही पता लग रहा है ना, जो कंज्यूम कर रहे हो कुछ, क्या कंज्यूम कर रहे हो? गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो। तो द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि कंजम्पशन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, उनको हम कंज्यूमर कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं यार इतनी डेफिनेशन इनफ नहीं है, कंजम्पशन करने के लिए आपको इनकम भी चाहिए। अगर आपको कंजम्पशन करनी है तो इनकम भी तो होनी चाहिए ना आपके पास। अब ये इनकम कहाँ से आएगी? कोई सर्विस प्रोवाइड करके ही आएगी आपके पास। तो उन्होंने कहा कि कंजम्पशन यूनिट्स की या हाउस होल्ड की पूरी डेफिनेशन क्या है? वो इंडिविजुअल्स जो ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं बल्कि अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को। अब जब वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तभी उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा ना, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इन फॉर्म ऑफ रेंट या किसी अदर फॉर्म में। और फिर वो उस रिवॉर्ड को यूटिलाइज करेंगे किस में? चीज़ों को ख़रीदने में, कंजम्पशन करने में। तो पूरी डेफिनेशन समझ में आई। कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर कंज्यूमर के अब आप बोले भाई मिस प्रोड्यूसर भी तो इसमें आ जाएगा, प्रोड्यूसर भी तो सर्विसेज दे रहा होता है बेसिकली। देखो हमने क्या किया, डेफिनेशन को सेपरेट कर दिया। क्या एक ही टाइम में आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल। क्यों? जो एंटरप्रेन्योर है, अच्छा सर तारिक तो नहीं है, एंटरप्रेन्योर है ना, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी है ना, तो क्या वो अपनी डेली लाइफ में कंजम्पशन नहीं कर रहे होते? कंज्यूम नहीं करते? चीज़ें करते हैं ना। तो वो कंज्यूमर भी है एट द सेम टाइम, वो प्रोड्यूसर भी है एट द सेम टाइम। हाँ वो गवर्नमेंट के अंदर अभी, हाँ एक गवर्नमेंट इदारे के अंदर ज़रूर वो एम्प्लॉई हैं, लेकिन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एट द सेम टाइम आप हो सकते हो ना। ठीक है कि आप कोई चीज़ प्रोड्यूस भी कर रहे हो और फिर आप कंजम्पशन भी करते हो अपनी ज़ाहिर चीज़ों की। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, फंक्शंस को सेपरेट कर लिया। उन्होंने कहा प्रोड्यूसर का फंक्शन क्या है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर का फंक्शन क्या है कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म्स को, और उससे जो भी उसको रिवॉर्ड मिलता है उस रिवॉर्ड को यूज़ करता है उन चीज़ों को ख़रीदने में जो किसने बनाई है? फर्म्स ने बनाई हैं। बात आई समझ में? तो हमने सेपरेट कर दिया फंक्शंस को, कंज्यूमर के फंक्शन को सेपरेट कर दिया। प्रोड्यूसर का क्या फंक्शन है कि वो जो भी उसको सर्विसेज वगैरह मिलेंगी, लेबर सर्विसेज उसके पास आएंगी, जो कैपिटल उसको दिया जाएगा, जो लेबर उसको प्रोवाइड की जाएगी, उन सब को मिलाकर वो क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, इनको हमने, इन इकोनॉमिक एक्टर्स को, इन इकोनॉमिक एजेंट्स को हमने एक और नाम दिया है। इनको हम क्या कह रहे हैं? दे आर डिसीजन मेकर्स। तो ये अपनी उसमें कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं। कंज्यूमर क्या डिसीजन ले रहा है? डिसीजन मेकिंग आपको जब भी करने की ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास कोई लिमिटेशन, कोई प्रॉब्लम होती है। अगर मेरे पास कोई स्कार्सिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है नहीं, हर चीज़ अनलिमिटेड होगा अगर मेरे पास, तो मैं जहाँ चाहूँ लगाऊँ। मुझे कोई भी चीज़ कहीं एलोकेट करते हुए सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा? नहीं। डिसीजन मेकिंग की बात कब आती है? चॉइस मेकिंग की बात कब आती है? जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड हो। तो डिसीजन मेकर में अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर क्या डिसीजन ले रहा है? वही जो मैं आपको कल की क्लास से मैं आपको बात बता रही हूँ कि भाई मेरे पास इतनी इनकम है और इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं लगाना चाहता हूँ अपनी इनकम को, लेकिन सब पे नहीं लगा सकता। तो उसको डिसाइड करना है कि गुड ए पे लगाऊँ या गुड बी पे लगाऊँ। तो ये डिसीजन वो ले रहा है। फर्म्स क्या डिसीजन ले रही हैं कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मैं एज अ फर्म मैं चाहती हूँ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, मैं चाहती हूँ हर चीज़ प्रोड्यूस करूँ, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगी, जितनी चीज़ें प्रोड्यूस करूँगी उतना प्रॉफिट होगा, लेकिन हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आपको फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं और ये रिसोर्सेज मेरे पास अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि गुड ए प्रोड्यूस करूँ या गुड बी प्रोड्यूस करूँ। जैसे अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो बस बोलते हो हाँ भाई मैंने क्लोथिंग ब्रांड भी खोलना है, शूज़ आउटलेट भी खोलना है, सब कुछ खोल देना है, या पहले डिसाइड करोगे कि यार ये रिसोर्सेज हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है मार्केट में, क्या ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करूँ, किस में अपने रिसोर्सेज लगाऊँ कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो। ऐसे ही लिए जाता है ना डिसीजन। तो फर्म्स अपनी जगह पे डिसीजन मेकिंग कर रही हैं। थर्ड इकोनॉमिक एजेंट कौन है?
या थर्ड डिसीजन मेकर कौन है हमारी इकोनॉमी का? गवर्नमेंट, इसे हम स्टेट कह रहे हैं। ये तो पूरी इकोनॉमी चला रही है। इसके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो टैक्स रेवेन्यूज़ वगैरह के थ्रू उसके पास आ रहे हैं, ये डिसाइड करिए कि इन रिसोर्सेज को कहाँ लगाया जाए, किस सेक्टर पे लगाया जाए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एज अ कंज्यूमर? अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना। हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे ना। प्रोड्यूसर क्या देखेगा? अपना प्रॉफिट। गवर्नमेंट क्या देखती है? जो गवर्नमेंट की अपनी डेफिनेशन है। हमारी गवर्नमेंट की बात नहीं कीजिएगा, उसमें भी सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। गवर्नमेंट क्या देखती है? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पूरी ऐसा डिसीजन लिया जाए कि पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो, पूरा सबका सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप जो है वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये हर क्लास के स्टार्ट में मैं इनिशियली क्लासेस में एग्जांपल यूज़ करती हूँ, मुझे मेरी फेवरेट एग्जांपल है। तो आपको एक फंड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाता है भाई आपके पास 1 बिलियन है, और इस 1 बिलियन से आपको क्या करना है? आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट की जो भी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाना है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ बात समझाने के लिए, कि आप इस 1 बिलियन को या तो लग्जरी कार्स को बनाने में लगा सकते हैं कि अच्छी जो बड़ी गाड़ियाँ आप वो बनाएं, लग्जरी कार्स प्रोड्यूस करें, या आप इस 1 बिलियन को यूज़ करते हुए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर बनाएं। अब आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट कहाँ है। आप क्या देखेंगे? आप डिसीजन मेकिंग करते हुए बात सोचेंगे कि यार फंड्स लिमिटेड हैं, दोनों काम नहीं किए जा सकते, कोई ऐसा काम करना है, किसी ऐसी जगह पे अपने फंड्स लगाने हैं जिससे मेरी जो पूरी इकॉनमी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो कहाँ लगाओगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। लग्जरी कार्स बनाने में से फ़ायदा सिर्फ एलीट क्लास तक रहेगा, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल से मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बात क्या है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने अपने रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करें, हम जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो एज अ गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट उन जगहों पे अपने रिसोर्सेज लगाती है जहाँ उसको लगता है कि इससे मेरा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा, लोगों को मेरे इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। 4th नंबर पे आपके पास जो इकोनॉमिक एक्टर्स या डिसीजन मेकर्स आ जाते हैं उनको हम कह रहे हैं फॉरेन ट्रेडर्स, ठीक है जी। फॉरेन ट्रेडर्स में हमारे पास कौन आ जाते हैं? इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। पता है ना भाई इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स किसे कहते हैं? इम्पोर्टर्स कौन होते हैं? जो दूसरी इकॉनमी से गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे होते हैं? परचेज कर रहे होते हैं। और एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं? जो अब यहाँ से बाहर बेच रहे होते हैं, अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो द कलेक्टिव ग्रुप हु एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज़, ये भी आपके डिसीजन मेकर्स में ही आएंगे, क्योंकि अगेन एक्सपोर्टर डिसाइड करेगा एज अ प्रोड्यूसर कि वो कितना अपनी इकोनॉमी में बेचे और कितना जो है वो बाहर सेल करे, किस तरीके से अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करे। तो ये भी अपनी जगह पे डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा इंशाल्लाह। ये टॉपिक जो है वो आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसमें आप लास्ट चैप्टर जो पढ़ोगे अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, उसमें हम बहुत चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको कि भाई एक्सचेंज रेट कैसे डिटर्मिन होता है हमारी इकोनॉमी का, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट क्यों करता है, हमारे जो इकोनॉमी का जो करेंसी है वो कंटिन्यूसली उसकी वैल्यू क्यों गिरे जा रही है, हमारी इंपोर्ट क्यों ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी अपने लास्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नया टॉपिक है क्या? नहीं, ये गलती से लिखा हुआ है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, या वो रिसोर्सेज जो कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर दूसरा नाम क्या है? इनपुट फैक्टर्स। हम कहते हैं ना भाई फलां चीज़ को बनाने में क्या इनपुट यूज़ हुआ, कुछ ना कुछ इनपुट्स यूज़ होते हैं ना। तो आप कोई रॉ मटेरियल कोई चीज़ यूज़ होती है तो कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है। तो हम कहते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएं या सर्विस प्रोवाइड करें तो हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस स्लाइड में हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे
और हम ये बात समझेंगे कि जनरल लैंग्वेज में जो हम लैंड से मतलब ले रहे होते हैं और कैपिटल से मतलब ले रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स में इनका मतलब क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन चारों फैक्टर्स को फर्दर 2 फैक्टर्स में क्लासिफाई कर दिए। इन्होंने एक को नाम दिया क्या, ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में लैंड आ सकता है? नहीं। कैपिटल आ सकता है? नहीं। ह्यूमन फैक्टर्स कौन से होंगे, लेबर और एंटरप्रेन्योर। अच्छा, लेबर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है? मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई आपको लेबर भी पता है, लेबर और एंटरप्रेन्योर की वही डेफिनेशन है जो जनरली हम समझ रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स में कोई डिफरेंट डेफिनेशंस नहीं है इन दोनों की। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि लेबर कौन है और एंटरप्रेन्योर कौन है, तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? नहीं, ये डिफरेंस नहीं हुआ। एंटरप्रेन्योर भी सम टाइम जो है वो अपनी कोई ना कोई सर्विस दे रहा होता है। रिस्क कौन लेता है, लेबर या एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर। सबसे मेन जो काम है ना वो तो रिस्क ही है ना। जो बंदा डिसाइड करे कि मैंने ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, मैंने ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसको रिस्क है कि ये चीज़ मेरी कामयाब भी हो सकती है, मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है और मुझे लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस होगा तो क्या लेबर बेयर करेगा? लेबर को अपने टाइम पे सैलरी मिल जाएगी, वेजेस मिल जाएंगी। तो लॉस बेयर करने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर है। तो बेसिकली मेन डिफरेंस ये है। लेबर की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। लेबर की डेफिनेशन वो कह रहे हैं कि ऑल ह्यूमन एफर्ट्स इधर मेंटल और फिजिकल डन विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम। चाहे वो मेंटल एफर्ट हो जो इस वक्त मैं आपको मेनली मेरी मेंटल एफर्ट है, ठीक है ना, या फिजिकल एफर्ट हो किस एम से कि भाई हम पैसा कमाएंगे, अर्न करेंगे इनकम, ठीक है ना, उसको हम लेबर कह रहे होते हैं। एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, लाइक रोड ब्रेकिंग, माइनिंग, टीचिंग, काउंसलिंग एक्सेट्रा। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन है? वो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइज करेगा तीनों फैक्टर्स को, लेबर, कैपिटल, लैंड, तीनों को ऑर्गेनाइज करेगा, कंबाइन करेगा और कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा। और क्या ले रहा होगा? रिस्क ले रहा होगा। प्रॉफिट हो या ना हो ये डिपेंड करता है। रिस्क ही तो है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो लेबर और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस ये है कि एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, जबकि लेबर रिस्क नहीं ले रहा होता, उसको अपने टाइम पे रिवॉर्ड मिल जाएगा, चाहे कंपनी लॉस में जा रही हो, लेकिन लेबर को अपने टाइम पे जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। नॉन ह्यूमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास लैंड और कैपिटल। अब लैंड यूजुअली हम अगर हमसे कोई बोले भाई लैंड से क्या मतलब है, तो हम जो समझ रहे होते हैं वो क्या ले रहे होते हैं, लैंड से हम क्या मतलब समझते हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ, हम कहते हैं ज़मीन, भाई सरफेस ऑफ द अर्थ जो है। इकोनॉमिक्स में लैंड की बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं जितने भी गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करें, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे किसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे? लैंड की डेफिनेशन में। यानी मिनरल्स, मेटल्स, ओशियंस, ठीक है, आपके फॉरेस्ट, सब के सब, सनलाइट, सब के सब किस में आ जाएंगे? लैंड की डेफिनेशन में। तो ये वो डेफिनेशन है जनरली हम नहीं समझ रहे होते। हम लैंड की डेफिनेशन, हम लैंड से मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ ही लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, वो सारे लैंड की डेफिनेशन में आते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब लैंड जैसे हमने समझा ना लेबर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, ऐसे ही समझिएगा लैंड और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। मैंने कल आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि कैपिटल से जनरली स्टूडेंट्स मतलब क्या लेते हैं कि जब हम बोला जाए कि कैपिटल, हम वो कहते हैं भाई पैसे की बात हो रही है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मनी इज नॉट कैपिटल इन इकोनॉमिक्स, और किसी सब्जेक्ट नहीं की बात नहीं कर रहे। तो मनी इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हम मनी को कैपिटल कंसिडर्ड नहीं करते। रीज़न हमने कहा, इसके लिए आप कैपिटल की डेफिनेशन पढ़िए। कैपिटल की डेफिनेशन स्टार्ट किससे हो रही है? मैन मेड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो किसने बनाए हैं? इंसान ने बनाए। लैंड की डेफिनेशन में क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज इंसान ने नहीं बनाए, नेचर ने प्रोवाइड करे हमें। कैपिटल की डेफिनेशन में क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो इंसान ने बनाए, और इंसान उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है किस चीज़ के लिए?
टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मशीन्स मैन मेड रिसोर्सेज है, नेचर ने तो प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है ना। तो मैन मेड रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर टर्म्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। पैसा क्यों कैपिटल नहीं है, क्योंकि पैसे से डायरेक्टली कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी। मनी इनडायरेक्टली ज़रूर प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा होता है, लेकिन डायरेक्टली मनी से आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस वजह से हम इकोनॉमिक्स में मनी को कैपिटल में काउंट नहीं करते, कंसिडर नहीं करते। बात आई समझ में? ठीक है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कल की क्लास में हमने कर ली हैं जी। प्लांट्स, ये वो वाले प्लांट्स नहीं हैं, पौधे नहीं हैं, ये जो आपकी बिग मशीन्स होती हैं, आपकी जो हम कहते हैं ना भाई फला फैक्ट्री में बहुत प्लांट्स इंस्टॉल हुए हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, ये वो वाले प्लांट्स हैं, ठीक है ना। रिवॉर्ड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या ये हमने कल नहीं पढ़ लिए थे? रिवॉर्ड्स पढ़ लिए थे, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हम इसमें भी। मुझे ज़रा बस बताइएगा, लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट। लेबर्स का रिवॉर्ड वेजेस। कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड प्रॉफिट। अच्छा, मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन भी यहाँ पे ऐड करी है। रीज़न इसका ये है कि अगर आपके पास कोई ब्लैंक्स की फॉर्म में कोई बात आ जाती है, फॉर एग्जांपल वो आपसे बोलते हैं डैश इज़ द पेमेंट, रेंट की जगह पे उसने डैश दे दिया, स्टार्ट हो रहा है डैश इज़ द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। किस चीज़ की पेमेंट, किस फैक्टर को यूज़ करने पे आपको वो पेमेंट मिलेगी, जिसकी सप्लाई क्या है, जिस फैक्टर की सप्लाई क्या है, फिक्स। अब आप सोचें कि मेरे पास 4 फैक्टर्स हैं। लेबर, क्या लेबर की सप्लाई फिक्स है? क्या हर साल हमारे पास जो लेबर फोर्स है वो फिक्स रहती है? नहीं, लेबर फोर्स में और मज़ीद लेबर भी ऐड होते हैं, ठीक है ना। कुछ रिटायर होकर लेबर फोर्स से निकल भी जाते हैं। क्या कैपिटल फिक्स होता है? कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती। क्या हम मशीन्स, न्यू मशीन्स बनती हैं, कैपिटल में एडिशन होता है? क्या एंटरप्रेन्योर हर साल उतने ही रहते हैं? तो ये तीनों चीज़ें फिक्स नहीं हैं। पर लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, ये बाय नेचर क्या है, इसकी सप्लाई फिक्स है। तो जैसे ही आपको समझ में आया कि कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है जिसकी सप्लाई क्या है, फिक्स, तो आपको पास भाई लैंड है, लैंड की पेमेंट क्या है, रेंट, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने इसको भी ऐड करा कि भाई ताकि अगर कोई ब्लैंक की फॉर्म में ऐसी कोई बात पूछ ले तो आप इसका जवाब दे सकें। और ये एक आपको आइडिया भी देता है कि किस तरीके से आपके पास बनाए जा सकते हैं एमसीक्यूज़, किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से वेजेस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, जो उसने सर्विसेज दी हैं उसके बदले में जो उसको पैसा मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो भाई वेजेस कहला रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्ट कैपिटल को यूज़ करने की जो प्राइस है उसको हम इंटरेस्ट कह रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा कि नॉर्मली जब किसी भी फॉर्म को कैपिटल फॉर्मेशन करनी होती है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो हमेशा बैंक्स वगैरह के पास जाते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके हैं। आप समझो आपकी एक कंपनी है, उसमें आपको कुछ मशीन्स की ज़रूरत है, न्यू मशीन्स की, कैपिटल की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बिजनेसेस के पास अपना प्रॉफिट वो यूज़ नहीं कर रहे होते, उनके पास अपना प्रॉफिट इतना नहीं होता कि वो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो वो इनिशियली क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो जब आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से बोलोगे भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मुझे इतने लोन की ज़रूरत है, बैंक आपको क्या दे रहा होता है, पैसे। लेकिन आप उन पैसों से क्या करते हो, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे होते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, और इन रिटर्न आप बैंक को क्या दे रहे होते हो, इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो। तो इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट है। बात आई समझ में? इस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट कैसे है, तो वो इस तरीके से इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और प्रॉफिट तो हमें पता है, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड जो है वो हम प्रॉफिट कहला रहे होते हैं, जो वो रिस्क ले रहा है, बेसिकली यही उसका सबसे बड़ा जो है वो सर्विस है कि वो रिस्क ले रहा होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आकिब, आसिम, हिबा, खादिम, नुमान, सब कुछ क्लियर है?
हाँ, आप लोगों का रिप्लाई आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जाग रहे हैं। ठीक है, चलें, जितना इस स्लाइड को हम जहाँ तक डिस्कस कर पाए आज की क्लास में उतना डिस्कस कर लेंगे। कुछ पूछना है? नहीं 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 नहीं, मैं रिवॉर्ड की बात नहीं कर रही, मैंने रिवॉर्ड की बात नहीं करी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डैश इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डेट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। वो फैक्टर जिसकी सप्लाई क्या है, फिक्स है, जिसका रिवॉर्ड फिक्स नहीं है। बात आ रही है समझ में? हम उस फैक्टर की बात कर रहे हैं जिसकी सप्लाई फिक्स है, इसका रिवॉर्ड फिक्स नहीं है। रेंट बाय द टाइम चेंज हो रहा होता है। लैंड की सप्लाई फिक्स्ड है क्योंकि बाय नेचर लैंड जितनी हमें नेचर ने प्रोवाइड कर दी है वो फिक्स है, रिवॉर्ड फिक्स नहीं है। देखो ना, आप सेंटेंस पढ़ो ना तो आपको बात समझ में आएगी कि रेंट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डेट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। तो रेंट की बात नहीं हो रही है कि वो फिक्स है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है जो कि क्या है, जिसकी सप्लाई क्या है, फिक्स है। और क्यों फिक्स है? क्योंकि ये मैन मेड रिसोर्स नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्स है, तो इसकी सप्लाई हमारे हाथ में नहीं है। बाय नेचर इसकी सप्लाई जो है वो नेचर ने जितनी प्रोवाइड कर दी है। खादिम आपने लेट ज्वाइन करा है, अभी तक हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं। खादिम आप अगर आप ग्रुप में हैं तो आप कल मैंने डॉक्यूमेंट सेंड करे थे, एक दफ़ा मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगी अगर आपने बाद में ज्वाइन करा है ग्रुप को। ओरिएंटेशन वाले ग्रुप की बात कर रही हूँ, पीआरसी जनवरी ओरिएंटेशन का जो ग्रुप है। तो बेसिकली आपको ये स्लाइड्स वहाँ से मिल जाएंगी। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट करा है और उसकी समरी जो है वो स्लाइड फॉर्म में मैंने जो है वो आप लोगों के लिए बनाई है। तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिस्कस करी है जिसमें हमारे पास एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स की नेचर पे बात करी है कि इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट्स दोनों में काउंट होता है, क्यों होता है, इसके लिए आपको देखिए रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। इस क्लास के स्टार्ट में मैंने कल की क्लास का पूरा काफ़ी डिटेल में रिवाइज़ करवाया, तो दोबारा रिवाइज़ कराऊंगी तो ज़ाहिर इन स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं रहेगा। तो काइंडली कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग को एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, तो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी स्लाइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी इस वक्त हम जिस कॉन्सेप्ट पे आए हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। इसमें हमारे पास 5 टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन टाइम को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ 2 टाइप्स ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में गुड्स किसे कहते हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि इन इकोनॉमिक्स गुड्स रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में गुड्स किसे कहते हैं? उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो हमारी नीड्स और वांट्स को क्या कर रहे होते हैं, सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, हमें कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यूटिलिटी से क्या मतलब? यूटिलिटी का मतलब है यूज़फुलनेस। किसी भी चीज़ में हम कहते हैं कि हम अगर कोई भी चीज़ यूटिलिटी रखती है हमारे लिए, ये मोबाइल मेरे लिए यूटिलिटी रखता है, इससे मुझे कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है ना। मैंने वॉच पहनी हुई है, इससे मुझे कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है। इवन अगर मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ तो उससे भी मुझे कोई यूटिलिटी मिल रही है, क्योंकि मुझे कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचा रही है। तो हर चीज़ की कोई ना कोई यूटिलिटी होती है। तो हम किसी भी गुड्स किसको हम गुड्स बोलेंगे जो कि हमारी नीड या वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हो और मैं कोई फ़ायदा दे रही हो। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन हम गुड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग की 2 कैटेगरीज पे हम बात कर लेते हैं आज की क्लास में, जिनमें हम पहले को कह रहे हैं मैरिड गुड्स और दूसरे को हम कह रहे हैं डीमैरिड गुड्स। अभी तक किसी ने पढ़ा है मैरिड और डीमैरिड गुड्स? किसी को कोई कॉन्सेप्ट जहन में है? चलें अज्यूम करते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता। मैं अगर बिल्कुल आसान वर्ड्स में आपको बताऊंगा तो मैरिड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं, जो सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाते हैं।
और डीमेरिट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो सोसाइटी के लिए बैड कंसिडर्ड किए जाते हैं, जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए अच्छे नहीं समझे जाते। ये सबसे आसान तरीन डेफिनेशन है, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल हमने समझनी पड़ेगी। इन दोनों टाइप्स को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नैलिटीज़। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें कि एक्सटर्नैलिटी किसे कहते हैं। देखिए भाई, एक्सटर्नैलिटी एक ऐसा इफेक्ट कहलाता है जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? थर्ड पार्टी इफेक्ट। अब ये थर्ड पार्टी इफेक्ट क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी कोई एक्टिविटी होती है ना, उस एक्टिविटी के दो पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं उसमें। एक वो जो कि उस एक्टिविटी में प्रोड्यूसर होगा, उसको बना रहा होगा, और एक वो जो कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है ना। थर्ड पार्टी कौन है? जो कि ना ही उसको बनाने वाले में है, ना ही उसको कंज्यूम करने वाले में, जिसका उस एक्टिविटी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, जिसका उस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पे भी उस एक्टिविटी का इफेक्ट आ रहा है। बात आ रही है समझ में? तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट कर रही हो, ऐसा इफेक्ट ऐसे लोगों पे इफेक्ट डाल रही हो जिन लोगों का उस एक्टिविटी से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एक्टिविटी क्या क्रिएट कर रही है? एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है, एक एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। मैं एग्जांपल से बात समझाती हूँ। ट्रेडर नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हो। देखो, वो एक एक्टिविटी कर रहा है ना, एक्टिविटी करना भी तो आप एक पार्टी में इन्वॉल्व हो गए ना। आप चाहे किसी से लेकर बेच रहे हो, लेकिन आप जब ले रहे हैं और लेकर बेच रहे हैं, तो आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो आप ये कैसे कह सकते हैं उस एक्टिविटी से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बात समझ में आ जाएगी। ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन। एक बच्चा है जिसको उसके पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम जब भी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ना, तो हम ये काम करेंगे, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, मतलब कॉस्ट कितनी आएगी। तो अब एक फैमिली है जो बड़ी गरीब है और वो अपने बच्चों को एजुकेशन देखते हुए सोचते हैं कि यार उसको भेजें स्कूल या ना भेजें। तो वो कुछ एनालिसिस करेंगे अपने दिमाग में, यार स्कूल भेजेंगे तो ये कॉस्ट आएगी, बेयर करनी पड़ेगी, और फ़ायदा क्या होगा, हाँ आगे जाके कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अभी तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हम इसको स्कूल नहीं भेजते और आप इसको किसी जगह बिठा देते हैं, किसी शॉप पे बिठा देते हैं, कोई काम किसी के पास बिठा देते हैं, हमें कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अर्निंग आ जाएगी। तो अब ये जो भी एनालिसिस हो रहा है, ये फैमिली सिर्फ अपने बारे में सोच रही है ना, उस बच्चे के फ़ायदे नुकसान या अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में सोच रही है, या पूरी सोसाइटी के बारे में सोच रही है। ये डिसीजन, ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो पूरी सोसाइटी को नहीं सोचते, हम अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर हर फैमिली में हर कोई ये डिसीजन मेकिंग कर ले कि भाई हमने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, एजुकेशन हासिल नहीं करवानी, तो क्या इसका फ़ायदा सिर्फ उस फैमिली तक, इसका नुकसान सिर्फ उस फैमिली तक लिमिटेड रहेगा? इसका नुकसान पूरी सोसाइटी तक पहुंचेगा। कि जितने अनएजुकेटेड लोग होंगे हमारी सोसाइटी में, जितनी इलिटरेसी होगी, उतना हमारी इकॉनमी जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाएगी। जाहिर है, स्किल्ड वर्कर ही नहीं हो गए हमारे पास कोई, एजुकेशन नहीं है तो स्किल्स कहाँ से आएंगी आपके पास, ठीक है। तो एजुकेशन आपको एक प्रॉपर, भाई आपको लॉज के बारे में नहीं पता, आपको उठना बैठना नहीं पता, आपको बोलने का सलीका नहीं आता, एजुकेशन बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली एजुकेशन का ना हासिल करना सिर्फ उस फैमिली को नुकसान नहीं देगा, पूरी सोसाइटी को नुकसान देगा। इसी तरीके से एजुकेशन हासिल करना सिर्फ उस फैमिली को नहीं फ़ायदा पहुंचाएगा कि वो आगे जाकर अच्छी जॉब मिलेगी, वो अच्छी अर्निंग करेगा तो उसको भी फ़ायदा, उसकी फैमिली को भी फ़ायदा, पूरी सोसाइटी के लिए फ़ायदा है। तो एजुकेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका एक्सटर्नल इफेक्ट आ रहा होता है इकॉनमी पर, और जब भी आप देखो कि किसी चीज़ का पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट आ रहा होता है तो उसमें गवर्नमेंट ज़रूर इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि जब एजुकेशन के जो प्रोवाइडर है वो भी तो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखेंगे ना, जो एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी अपना फ़ायदा, अपना प्रॉफिट देखेंगे ना।
तो वो भी सिर्फ उन लोगों को दाखिला एडमिशन देंगे जो कि फ़ीस देंगे। लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि मैंने कोशिश करनी है कि हर बच्चा एजुकेशन हासिल करे, क्योंकि एजुकेशन से पूरी सोसाइटी को फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट पूरी सोसाइटी के बारे में सोचती है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट स्कूल्स आप देख लें, उसमें या तो फ्री एजुकेशन दी जा रही होगी या बहुत ही लो कॉस्ट पर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही होगी। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग करते हुए ये बात नहीं एनालाइज कर सकता कि उसका डिसीजन पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी सोसाइटी को देख रही होती है, सोशल वेलफेयर को देख रही होती है। इस वजह से गवर्नमेंट को पता है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम हेल्थ की बात करें, आपका हेल्दियर होना सिर्फ आपको नहीं फ़ायदा पहुंचाएगा, अगर आप हेल्दी होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी आप अच्छी देंगे, पूरी इकोनॉमी की नेशनल आउटपुट में आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। और अगर लोग अनहेल्दी होंगे तो उससे इकोनॉमिक आउटपुट पे इम्पैक्ट आएगा, तो ये भी पूरी सोसाइटी के लिए हेल्थ, आप पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। आप समझे ना, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो जहाँ आप काम कर रहे हैं उनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा कि आपका अनहेल्दी होने की वजह से उन पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो बेसिकली हेल्थ तो आपका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे भी एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है और सोसाइटी पे इफेक्ट आ रहा है, नेशनल आउटपुट पे इफेक्ट आएगा। तो हेल्थ के अंदर भी आपको गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन दिखती है। गवर्नमेंट को पता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह उनकी फ़ीस इतनी है कि लोग उनको जो है वो नहीं लोग मैनेज कर सकते वहाँ जाना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको जो है वो आपको जो है वो सर्विस दी जा रही होती है, फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। पार्क्स कैसे एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, पूरी इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं। पार्क्स आपकी इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, तो सिर्फ जो वहाँ जा रहा है सिर्फ उसको वो नहीं फ्रेश फील कर रहा, बल्कि जितने पार्क्स आपके एरिया में होंगे या आपकी इकोनॉमी में जितने ज़्यादा पार्क्स बनाए जाएंगे उससे पूरी इन्वायरमेंट पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। हम देखते हैं ना, जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है और बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, मौसम भी वहाँ बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो अगेन पार्क्स भी आपके एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम कहते हैं कि मैरिड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कौन सी एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सोशल वेलफेयर। देखो यहाँ पे बेसिकली उन गुड्स कैन बी टेंजिबल, कैन बी इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल का डिफरेंस पता है? टेंजिबल गुड्स किसे कहते हैं? जो आज जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल गुड्स कहलाते हैं। और इंटेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? जो जिनमें सारी सर्विसेज आ जाती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने गुड्स की बात करी है, टेंजिबल गुड्स की बात नहीं करी, तो सर्विसेज भी आ जाएंगी, ठीक है ना। टेंजिबल इंटेंजिबल गुड्स दोनों आ रहे हैं। दीज गुड्स आर अज्यूम टू बी सोशली डिज़ायरेबल, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? अब ये वाली सोशली डिज़ायरेबल क्यों है? These may be under consumed and even under produced by way of the prevailing market mechanism। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर इसको मार्केट पे छोड़ दिया जाए, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, तो क्या जितनी कंजम्पशन इनकी होनी चाहिए उतनी हो पाएगी? अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तो क्या उतनी एजुकेशन लोग हासिल करेंगे जितनी करनी चाहिए लोगों को? नहीं, क्योंकि लोग कॉस्ट को देखते हुए, फीस को देखते हुए बोलेंगे कि यार नहीं हासिल करवाते एजुकेशन। और जब लोग डिमांड कम करते हैं किसी चीज़ की तो उसकी प्रोडक्शन भी क्या होती है? कम होती है। तो अगर इन चीज़ों को मार्केट पे छोड़ दिया जाए तो ये चीज़ें अंडर कंज्यूम होंगी, अंडर प्रोड्यूस होंगी। इसी वजह से गवर्नमेंट कभी भी इनको प्योरली मार्केट पे नहीं छोड़ती। गवर्नमेंट मार्केट पे छोड़ने का मतलब क्या है कि आप प्राइवेट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे छोड़ दो, और मार्केट पे ना छोड़ने का मतलब ये कि वो तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट भी उनके साथ है। वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट उनको एंटरटेन कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, ठीक है ना। जल्दी से कोई भी डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारी क्लास का टाइम एंड हो गया। डीमेरिट गुड्स कौन से होंगे? अब बात आएगी समझ में। वो गुड जो कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहे हैं। एक बंदा स्मोक कर रहा है आपके सामने, आपने तो नहीं दिलाई उसको सिगरेट, ना आपने बनाई है सिगरेट, ना आप कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है ना उसकी सराउंडिंग में होने की वजह से।
तो स्मोकिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है। तो इसी तरीके से डीमेरिट गुड्स में वो कह रहे हैं वो सारे गुड जो कि हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्रिएट करते हैं, इसमें अल्कोहल भी आ जाएगी, आपकी स्मोकिंग भी इसमें शामिल हो जाएगी, ये सब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है इनके साथ? अल्कोहल वगैरह तो आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो इलीगल है, ठीक है ना। और बाकी जो आपकी वो चीज़ें हैं जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? उन पे गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है। मैरिड गुड्स में क्या कर रही थी? इनकरेज कर रही थी लोगों को, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही थी। सब्सिडीज़ क्या? एक बंदा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिग्री हासिल कर रहा है, फॉर एग्जांपल बीबीए कर रहा है कराची यूनिवर्सिटी से, और वही बच्चा आईपीएस से बीबीए कर रहा है, दोनों के फीस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो गवर्नमेंट पर बच्चे पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडाइज्ड रेट पे पढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही है, इनकरेज करना चाह रही है। पर जिस चीज़ को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाह रही है उस पर क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करेगी आपको, उस पर टैक्सेस लगा देगी, ताकि क्योंकि उसको पता है कि यार ये चीज़ जितनी कंज्यूम होनी चाहिए उससे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, ये इतनी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है, इसको कम से कम कंजम्पशन होनी चाहिए इसकी, तो उस पर टैक्सेस लगा के डिस्करेज किया जाएगा। तो आई होप कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी और आप लोगों को भी मेरिट और डीमेरिट गुड्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम बाकी के जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी ये कि अगर कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो स्कॉलरशिप वही एक तरीके से आपको इनकरेजमेंट ही दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है जी, किसी का कोई स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं, किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन? अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अपना नंबर लिख रही हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन केस आप कह रहे हो कि भाई हम फ़लाँ को मैसेज कर रहे हैं, फ़लाँ को मैसेज कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, या कोई ऐसी बात या कुछ भी आपको पूछना है, मेरा नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सब्जेक्ट के हवाले से या किसी भी और चीज़ के हवाले से, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। क्या बताना है? अच्छा मैं बताती हूँ।